हाय हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सफलता क्लास पर बहुत बहुत स्वागत है। बाल विकास के लिए जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसी कड़ी में आज की जो क्लास है वंशानुक्रम एवं वातावरण पार्ट 3 की जो क्लास है। इससे पहले काफ़ी वीडियोस आपकी बाल विकास के लिए हो चुकी हैं, सीडीपी के लिए हो चुकी हैं। उन सभी वीडियोस को आप सफलता क्लास यूट्यूब चैनल पर या सफलता क्लास ऐप पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ उन क्लासेस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो क्लास का पीडीएफ लेने के लिए आपको सफलता ऐप डाउनलोड करना होगा। सफलता ऐप डाउनलोड करने के बाद आप खुद को रजिस्टर करेंगे किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी कोर्स के लिए मतलब किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी किसी भी टेट वाले कोर्स के लिए। तो उसके उसके कोर्स में आपको एंटर करने के बाद आपको पुरानी क्लासेस का बैकअप मिलेगा, साथ ही साथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, ई बुक्स मिलेगी और पुरानी क्लासेस का यानी पुरानी वीडियोस का पीडीएफ आपको उसी ऐप पर या उसी कोर्स में मिल जाएगा। और इन सारी चीज़ों के लिए हमारा कोई चार्ज नहीं है, यानी सफलता ऐप पर जितनी भी पीडीएफ होती हैं, जितने भी नोट्स होते हैं, जितनी भी ई बुक्स होती हैं, वो सारी चीज़ें एब्सोल्युटली फ्री होती हैं, उनका कोई चार्ज नहीं रहता है। बिकॉज अवर मोटो इज साथ रहेंगे सक्सेस तक। तो इसी के साथ हम क्लास को करते हैं शुरू। इससे पहले वंशानुक्रम एवं वातावरण यानी एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी से कम 2 या 3 क्लासेस हो चुकी हैं। तो उन पुरानी क्लासेस को मैं तो यही अनुरोध करूंगा आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पुरानी वीडियोस देखिए, जिससे कि आप अपने टॉपिक को क्लियर कर पाएँ। आपका जो वंशानुक्रम एवं वातावरण का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर कर पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ। अब आप ये आपके दिमाग में ये आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये प्रश्न बन रहा होगा कि ये छोटी छोटी वीडियोस आधा आधा घंटे की वीडियोस आपको क्यों मिल रही हैं, और ये वीडियोस ये लाइव सेशन ना होकर ये वीडियोस क्यों मिलती हैं आपको। तो इसके पीछे का कारण मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारा मोटो है ना साथ रहेंगे सक्सेस तक। तो ऐसे नहीं होता, हम पूरी प्लानिंग करके चलते हैं। अब तक क्या है ना कि सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया है आपका, और सीटेट के नोटिफिकेशन के आने तक हम आपको जितने भी टॉपिक्स हैं ना उन सभी टॉपिक्स की आप सभी चैप्टर्स की लगभग 8-8 10-10 वीडियोस देंगे, जिसमें आपके सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे, सभी टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जैसे हमने बाल विकास की कम से कम 8 से 10 वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, और 8 से 10 वीडियोस में मैंने बाल विकास के सभी अहम पहलुओं पर चर्चा की है। जैसे बाल विकास होता क्या है, बाल विकास को लेकर किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या परिभाषा दी है, बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में, बाल विकास का अधिगम से क्या संबंध होता है, उससे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं। तो इन सभी की अलग अलग सेपरेटेड वीडियो हैं। आप भी होता क्या है ना कि आप भी एक छोटी वीडियो देखते हैं तो उससे बोर नहीं होता है, और बिना बोर हुए और आप अपना टॉपिक क्लियर कर लेता है। ठीक है, तो ऐसे वंशानुक्रम एवं वातावरण की अब से पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं, आप उन्हें देखिए, शुरुआत की क्लासेस वो देखिए। तीसरी क्लास को आज करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। इससे पहले हम देख चुके हैं वातावरण के बारे में, तो अब हम देखते हैं अनुवांशिक और वातावरण के महत्व। ठीक है, अनुवांशिक एवं वातावरण के महत्व क्या क्या हैं बच्चे के लिए। ठीक है, हम सब के लिए तो होते ही हैं, लेकिन हम बच्चे को ध्यान में ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि बच्चे के लिए हम सब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है ना, यानी बच्चे को ध्यान में रखना है ना। तो बच्चे के लिए अनुवांशिक एवं वातावरण के क्या क्या महत्व हो सकते हैं, कैसे कैसे महत्वपूर्ण होता है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट लिखा है कि बालक के अनुवांशिक गुण बालक के कद, रंग रूप, शारीरिक गठन और वृद्धि को प्रभावित करते हैं। वृद्धि यानी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम सभी आपको पता है कि बच्चे के अंदर अपने पेरेंट्स से 50% गुण यानी 1/2 गुण जो होते हैं बच्चे में माता पिता के आते हैं, और ऐसे ही 1/4 दादा दादी के, है ना, 1/8 परदादा परदादी के। तो अब ये क्या होता है ना कि जो 50% गुण या 1/2 गुण जो बच्चे के अंदर अपने माता पिता के आते हैं, तो यही गुण, यही क्या है, यही गुण है अनुवांशिकता। ठीक, और ये क्या होता है, यही गुण बच्चे के रंग रूप, कद काठे, शारीरिक गठन और उसकी वृद्धि यानी ग्रोथ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है, क्या कहते हैं, पेरेंट्स की लंबाई कम रही होगी। होता है नहीं होता है, अगर बच्चे की लंबाई ना बढ़े तो सीधा क्या कंसिडर करते हैं, बच्चे के पेरेंट्स की लंबाई कम रही होगी। तो ये सब किससे प्रभावित होते हैं, ये पूरी बच्चे के शरीर की जो वृद्धि होती है ये बच्चे के माता पिता या ये अनुवांशिक गुण होते हैं, और बच्चे के पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रहते हैं, तो ये सब अनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो अनुवांशिकता बच्चे के गुणों को प्रभावित करती है, वृद्धि को प्रभावित करती है। अनुवांशिक जो गुण होते हैं बच्चे की वृद्धि को प्रभावित करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि बालक के अनुवांशिक गुण के कारण ही बालक में कई बीमारियां और समस्या उत्पन्न होती हैं। जैसे कल मैंने बताया था हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। एक चीज़ और मैंने बताई थी कि जो वर्णांध व्यक्ति होता है या जो कलर ब्लाइंड व्यक्ति होता है वो क्या नहीं बन सकता, क्या नहीं बन सकता।
अब इसका उत्तर आपको मिलेगा कल की वीडियो में। उसके लिए आपको कल वाली वीडियो देखनी पड़ेगी कि जो कलर ब्लाइंडनेस व्यक्ति है वो क्या नहीं बन पाता। एक अच्छा विद्यार्थी, ऑप्शन दूं मैं, एक अच्छा विद्यार्थी, एक अच्छा एक्टर, एक्टर कलाकार, एक्टर नहीं बन सकता, पेंटर नहीं बन सकता, एक अच्छा ड्राइवर नहीं बन सकता, पायलट नहीं बन सकता। पायलट तो वो प्लेन वाला होता है, ड्राइवर नहीं बन सकता। आपको उत्तर बताना है और उत्तर भी कमेंट में अगर पता है तो बता दीजिए, नहीं तो आप पुरानी वीडियो देखिए। ठीक। बालक के जो अनुवांशिक गुणों के कारण ही बच्चे में बहुत सारी बीमारियां उसे सौगात में मिलती हैं, मतलब अपने पेरेंट्स से उसे मिलती हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस। एक और बीमारी होती है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, ठीक है। हीमोफीलिया क्या होता है? ब्लड अगर एक बार चोट लग जाए तो ब्लड रुकना बंद नहीं होता है, ब्लड के क्लॉट्स नहीं बन पाते हैं। तो ये कुछ बीमारियां होती हैं जो बच्चे को सौगात में यानी अपने पूर्वजों से प्राप्त होती हैं। ठीक। अगला है बालक के अनुवांशिक गुण बालक की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं, और गोडार्ड कहते हैं कि मंद बुद्धि माता पिता के बच्चा मंद बुद्धि, तेज बुद्धि माता पिता का बच्चा तेज बुद्धि पैदा होता है। ऐसा मैंने नहीं, मतलब ये हम ना कह रहे हैं, ये गोडार्ड कह रहे हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि तथा तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। मतलब क्या है कि जो बुद्धि होती है बच्चे की, जो इंटेलिजेंस होती है, वो उसकी हेरेडिटी से प्रभावित होती है। ठीक है। बच्चे की जो बुद्धि होती है यानी बच्चे की जो इंटेलिजेंस होती है वो उसकी हेरेडिटी यानी उसकी आनुवांशिकता से प्रभावित होती है। ठीक है। चूंकि बच्चे के अंदर 50% गुण माता पिता के आए हैं, तो उसी क्रम में 50% बुद्धि की जो क्षमता है वो भी उसके माता पिता से आई हुई क्षमता है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बात अटल सत्य है, इसके अपवाद भी हो सकते हैं। ठीक है। एक बात एकदम अटल सत्य नहीं होती है कोई भी चीज़ें। अगला स्टेटमेंट है कि बालक की मानसिक क्षमता से उसकी अन्य क्षमताएं भी प्रभावित होती हैं। जाहिर सी बात है, बच्चे के अंदर अच्छी मानसिक क्षमता नहीं है तो उसकी जो अन्य क्षमताएं होती हैं वो प्रभावित होती हैं। जैसे कार्य करने की क्षमता प्रभावित होगी, कार्य करने की क्षमता प्रभावित होगी, है ना। अध्ययन या फिर अधिगम की क्षमता प्रभावित होगी, अधिगम क्षमता प्रभावित होगी, अच्छे से अडॉप्ट नहीं करेगा कोई चीज़, अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा कोई चीज़। इसके साथ ही साथ और भी अन्य क्षमताएं बच्चे की प्रभावित होती हैं उसकी मानसिक क्षमता से, उसकी इंटेलिजेंस, उसकी मानसिक क्षमता से बच्चे की बहुत सारी क्षमताएं प्रभावित होती हैं। ओके। आप देख सकते हैं पड़ोस का कोई बच्चा पकड़ना और देखना। मैंने जब हम लोग बीटीसी वगैरह बीएड बीटीसी किया हुआ है मैंने, तो जब हम कॉलेज में थे या फिर जब हम टेट सी टेट अभी भी खैर देते हैं कभी कभी, तो काफ़ी दे दिए हैं तो मन नहीं करता अब देने का। अब तो ऐसा लगता है कि क्या ही फ़ायदा है इन सर्टिफिकेट्स का, मतलब इतने सर्टिफिकेट इकट्ठे कर लिए हैं। अब हर साल जब सी टेट आया है हर साल दिया है। पहले तो 2-2 बार आता था सी टेट, 2-2 बार देते थे, तो बहुत सारे सी टेट के सर्टिफिकेट हो गए हमारे। वो डिजी लॉकर होता है ना, उसमें हमारे पर्सनल डॉक्यूमेंट कम, सी टेट के सर्टिफिकेट ज़्यादा जमा हो गए, क्योंकि 2 सर्टिफिकेट देता है, एक मार्कशीट देता है और एक सर्टिफिकेट देता है पासिंग वाला। बहुत सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं उसमें सी टेट की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से। तो हम क्या करते थे कि पड़ोस के किसी बच्चे को कंसिडर कर लेते थे। स्टार्टिंग में देखो समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं अंदर अंदर कि जैसे जीन प्याजे की अवस्थाएं होती है ना, 4 अवस्थाएं, तो उसमें भूल जाते हैं कि कौन सी अवस्था में क्या लक्षण होता है। तो कुछ मत करो, अपने पड़ोस के बच्चे को देख लो, पड़ोस में 4-5 बच्चे हों, उन्हीं को एक एक करके देख लो। अरे वो कितने का है, 2 साल का, क्या क्या कर लेता है, ये कर लेता है, मतलब जीन प्याजे की इस अवस्था में है। वो कितने का, चिंटू कितने साल का है, 8 साल का, मतलब जीन प्याजे की इस अवस्था में। और क्या क्या हरकतें क्या क्या करता है, गाली भी दे देता है कभी कभी, कभी कभी चमाट में नहीं वो गाली तक इसी मत, मतलब। तो देख लीजिए, आप कंसिडर कर लीजिए, बच्चे को उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं अपने पड़ोसी बच्चे को। ठीक है। उस पर उदाहरण, अब उस पर प्रयोग मत करने लगना, उदाहरण के लिए लेना है उसे, प्रयोग के लिए नहीं लेना है। खैर, तो बच्चे की मानसिक क्षमता उसकी मानसिक क्षमता से प्रभावित होती है। थॉर्नडाइक कहते हैं, थॉर्नडाइक का कहना है कि बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारण ही वंशानुक्रम होता है, और थॉर्नडाइक के बारे में कल हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। थॉर्नडाइक की परिभाषा हमने कल वाली वीडियो में देखी है। ठीक है। थॉर्नडाइक की परिभाषा और उसका एक्सप्लेनेशन हमने कल वाली वीडियो में देखा था, क्योंकि कल हमने ये देखा था किस किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या परिभाषा दी है। ठीक है।
तो अगला है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि चरित्रहीन माता पिता की संतान चरित्रहीन होती है, परंतु व्यक्ति के व्यवहार के लिए सिर्फ आनुवंशिकता को ही अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। बच्चे के अंदर जो चरित्र होता है, यानी बच्चे का जो कैरेक्टर होता है, वो किस किस से डिसाइड होता है, कहीं ना कहीं वो उसके व्यवहार या फिर कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं सिर्फ आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होता है, कहीं ना कहीं उसे ऐसा वातावरण भी मिला होता है जिससे उसका चरित्र बिगड़ जाता है। ठीक है, चरित्र या नैतिकता, चरित्र या नैतिकता, बच्चे के अंदर जो मॉरलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ ओनली इस आनुवंशिकता से प्रभावित नहीं होती है। अब भाई बच्चा ऐसे माहौल में है, ऐसे वातावरण में है जहाँ रहने वाला हर व्यक्ति एविजिंग है, गाली देता है, मतलब गलत भाषा प्रयोग करता है, तो क्या होगा, साधारण सी बात है, बच्चे के चरित्र पर भी वो प्रभाव पड़ेगा और बच्चा भी क्या हो जाएगा, बच्चा भी वैसी ही भाषा सीख जाएगा। वैसी भाषा सीखेगा नहीं सीखेगा? तो यही है, कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चे के ये जो चरित्र होता है, बच्चे का जो कैरेक्टर होता है वो उसके माता पिता से प्रभावित होता है, माता पिता के चरित्र से प्रभावित होता है, क्योंकि आनुवंशिक गुणों के कारण होता है। लेकिन परंतु व्यक्ति के व्यवहार के लिए सिर्फ आनुवंशिकता को अकेले जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इसके लिए पर्यावरण या वातावरण भी जिम्मेदार होता है। ठीक है, चले अगला। अब बालक के वातावरण के कुछ प्रभाव स्पष्ट रूप में दिखाई देते हैं, यानी बच्चे पर वातावरण के जो प्रभाव होते हैं वो कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और किन किन चीज़ों पर बच्चे के वातावरण के जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, आइए उन पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। किन किन चीज़ों पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? मानसिक विकास पर, अच्छे वातावरण में होगा, अच्छे एनवायरनमेंट में होगा, बच्चे का मानसिक विकास अच्छा होगा। क्यों भेजते हैं बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए, क्यों भेजते हैं बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए, बताओ? अब आप सोच रहे हो कि वहाँ पर रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, संसाधन मिल जाते हैं वहाँ पर। अच्छा, संसाधन मिल जाते हैं, आजकल तो हर चीज़ ऑनलाइन है, पूरे जितने भी रिसोर्सेज हैं भाई, अमेरिका की पढ़ाई, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की पढ़ाई आपके घर पे भी तो उपलब्ध है, ऑनलाइन एजुकेशन हर जगह है आज। लेकिन फिर भी क्यों कंसीडर करते हैं? अच्छा छोड़ दो, वो तो बच्चा है, अब बड़ों का एग्जाम्पल लो। क्यों जाते हैं बड़े शहर में रहने? छोटे शहर में रह सकते हैं, छोटे शहर के गांव में रह सकते हैं ना। गांव जैसे तो यार माहौल नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, सारी चीज़ एकदम प्योर मिलती है, संसाधनों की बात करें हवा प्योर मिल रही है, और बताओ। लेकिन फिर भी क्यों? वातावरण मेरे भाई, वातावरण का हमारे मानसिक विकास पर बहुत असर पड़ता है, बच्चे के मानसिक विकास पर भी बहुत असर पड़ता है। ओके, पहला मानसिक विकास पर सीधा सीधा असर दिखता है, दूसरा शारीरिक विकास पर भी असर दिखता है वातावरण का। अरे सिंपल सी बात है, चीन के व्यक्ति को देख लो, चाइना या फिर जो नॉर्थ ईस्ट के जो व्यक्ति होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसकी देख लो, शारीरिक वृद्धि यानी ग्रोथ पे असर होता है नहीं होता है? चीन के व्यक्तियों की ग्रोथ कैसी होती है? शारीरिक ग्रोथ, वृद्धि कैसी होती है? हाइट छोटी होती है उनकी, होती है नहीं होती है? शरीर का आकार, बनावट, रंग रूप भी थोड़ा थोड़ा होता है, डिफरेंट होता है। तो शारीरिक विकास पर यानी ग्रोथ पर भी असर होता है वातावरण का। बुद्धि पर तो असर होता ही है, क्योंकि मानसिक है तो बुद्धि भी होगा। स्वास्थ्य पर भी असर होता है। ठीक, व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी पर भी असर होता है। संज्ञानात्मक कॉग्निशन पर भी असर पड़ता है बच्चे के, कॉग्निशन यानी संज्ञान पर भी बच्चे के वातावरण से प्रभाव पड़ता है। संवेग यानी इमोशंस भी वातावरण से प्रभावित होते हैं। भाषाई विकास, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, गांव में रहेगा गालियां सीखेगा, बड़े शहर में रहेगा अच्छी भाषा सीखेगा, विदेश में रहेगा तो अंग्रेजी मतलब और अच्छी भाषा सीख जाएगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा विकास पर भी बच्चे के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सामाजिक विकास, बिल्कुल सही बात है, सोशलिज्म कैसा होगा ये डिसाइड करता है एनवायरनमेंट, लोगों में कैसा घुलेगा मिलेगा ये प्रभावित करता है वातावरण बच्चे की सामाजिकता को। समायोजन यानी एडजस्टमेंट, इन सभी पर सीधा स्पष्ट रूप से वातावरण का प्रभाव दिखाई देता है। ये चीज़ मैंने कल आपको बताई थी कि एक संतान में माता पिता के अतिरिक्त पूर्वजों के कितने गुण आते हैं, या कितने प्रतिशत लक्षण होते हैं। जैसे माता पिता के 1/2 यानी 50% जो लक्षण होते हैं बच्चे में माता पिता के होते हैं, 1/4 दादा दादी के, 1/8 परदादा परदादी के, और 1/16, 1/32 ऐसे ही इसी क्रम में आगे पूर्वजों से चलते जाते हैं। ठीक है, चलो, तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी हैं। अब देखते हैं वंशानुक्रम का महत्व, ये भी समझ लेते हैं। उसके बाद हम आज 4 से 5 क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ, और उन 4 से 5 क्वेश्चंस की आज हम चर्चा भी करेंगे। 4-5 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, जिससे कि हमें समझ में आएगा कि ये वंशानुक्रम और वातावरण से किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं।
ठीक है, थोड़ा महत्व देख लेते हैं। वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी का क्या महत्व है। अभी तक हमने देखा था पर्यावरण यानी वातावरण का महत्व। अब हम देखते हैं हेरिडिटी यानी वंशानुक्रम का क्या महत्व होता है। बालकों में वंशानुक्रम के कारण शारीरिक भिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। और बालक के शारीरिक विकास का उसकी शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और वंशानुक्रम के कारण ही बालकों की जन्मजात क्षमताओं के गुणों में अंतर आता है, यानी हम कह सकते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो बच्चों के अंदर होते हैं वो कहाँ से आते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिक भिन्नताएं, वैयक्तिक भिन्नताएं ये बच्चे के अंदर कहाँ से आती हैं, ये उसके आनुवांशिकता से आती हैं। ठीक है, नैतिकता, बहुत भिन्नताएं होती हैं, आपको पता होगा, क्योंकि उसमें अब अंदर प्रवेश करेंगे ना तो फिर निकल नहीं पाएंगे। आगे है कि शिक्षक को, अब हमने पढ़ लिया वंशानुक्रम क्या होता है, वातावरण क्या होता है। अब आप एक टीचर बनेंगे, पढ़ाने के लिए बच्चों को पढ़ाने जाएंगे, तो अब आपके लिए ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ये भी तो पता होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ें इसे। तो शिक्षक को प्रत्येक बालक की क्षमताओं और योग्यताओं के अनुसार ही सीखने की योग्यताओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यानी बच्चे की जो सीखने की क्षमताएं हैं, यानी बच्चे के वंशानुक्रम और वातावरण को ध्यान में रखते हुए आपको शैक्षिक, ठीक है, या शिक्षण उपाय करने हैं। कैसे उपाय करना है, बच्चे के वातावरण और वंशानुक्रम को ध्यान में रखते हुए ही आपको शैक्षिक उपाय करना है। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा आता है इस किसी ग्रामीण परिवेश से या ग्रामीण बैकग्राउंड से और आप सीधे सिखाने जा रहे हैं उसे इंग्लिश स्पीकिंग। बच्चा आया है गांव से, फर्स्ट क्लास में आप टीचर हैं, क्लास टीचर हैं उसके, और वो बच्चा तो भाई अपनी टूटी फूटी भाषा बोलेगा और बच्चा अपनी ग्रामीण भाषा ज़्यादा बोलेगा क्लास में आया है। तो आपने उसे आते ही डांट दिया, कान पे 2 चमाट लगाए और बोला आज से ये गाँव वाली भाषा नहीं चलेगी, इंग्लिश बोलना है, क्लास में रहना है। तो बच्चा सर्वाइव कर पाएगा वहाँ पे, नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वंशानुक्रम और वातावरण यानी बच्चे के वातावरण को ध्यान में रखते हुए ही आपको उसके लिए भिन्न भिन्न उपाय करने हैं, अपनी शैक्षणिक जो भी क्रियाएं करनी है बच्चे के वातावरण को ध्यान में रखते हुए करनी है। बस इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, अब करते हैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो अब हम इससे जुड़े हुए कुछ प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी एनवायरमेंट और हेरिडिटी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है। क्योंकि अब एनवायरनमेंट और हेरिडिटी को आप अच्छे से समझ चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, क्या क्या इसका प्रभाव होता है बच्चे पर, बच्चे के विकास पर, पर्यावरण और आनुवांशिकता का क्या क्या प्रभाव होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, अब आसानी से इस प्रश्न को कर पाएंगे। देखो पहला ऑप्शन ये है कि पर्यावरण केवल बच्चे के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बस। मतलब समझिए ये कह रहा है कि पर्यावरण जो है ना बस बच्चे के विकास, बच्चे के भाषा विकास के लिए, यानी पर्यावरण से सिर्फ बच्चा भाषा अच्छी सीख पाएगा और कुछ नहीं होगा, ऐसा थोड़े ना है भाई। पर्यावरण जो है ना बच्चे के बहुआयामी विकास के लिए ज़रूरी है, वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। अभी हमने पढ़ा था पर्यावरण से बच्चे की ग्रोथ पर भी पर्यावरण का प्रभाव बच्चे की ग्रोथ यानी शारीरिक वृद्धि पर भी होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी है विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। सी है आपका कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित होती है। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जीनों द्वारा यानी आनुवांशिकता द्वारा। ये कह रहा है ऑप्शन कि बच्चे की जो सीखने की क्षमता है ना वो पूरी तरह से आनुवांशिकता पर निर्भर होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बच्चे की सीखने की क्षमता पर्यावरण और आनुवांशिकता दोनों पर निर्भर होती है। तो ये भी गलत, सी भी गलत। डी है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात, क्या कहा, किसी भी जन्मजात, गलत हो गया यहीं पर, किसी भी जन्मजात विकार को नहीं खत्म कर सकती है भाई। पौष्टिक आहार, अरे कितने भी यार कॉम्प्लाइंट, कितने भी ये पौष्टिक आहार ले लो, हाइट नहीं बढ़ेगी ना तो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो किसी भी जन्मजात विकार को दूर नहीं कर सकती है। इसका जो सही उत्तर है वो है बी वाला, ठीक, कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता से और कुछ पहलू पर्यावरण से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि मानव जाति में कौन सा व्यक्तिक विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बताते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी हम सभी के अंदर व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, हम सभी एक तरह के नहीं होते हैं, कोई भी 2 बच्चे कभी भी समान नहीं हो सकते हैं, उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाएंगे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत भिन्नताएं किससे निर्धारित होती हैं, कौन डिसाइड करता है, पर्यावरण का अंतर, आनुवांशिकता का अंतर या
आनुवांशिकता व पर्यावरण दोनों की अंतःक्रिया या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आनुवांशिकता और पर्यावरण की जो अंतःक्रिया होती है उससे ही बच्चे के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस निर्धारित होते हैं। ठीक है, उसी से बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं आती हैं। कोई भी दो बच्चे कभी भी समान नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उन सभी बच्चों में, उन दो बच्चों में उनके कुछ ना कुछ आनुवांशिक गुण अलग अलग होंगे। क्योंकि आपको पता है कि बच्चा 50% गुण अपने माता पिता से लेकर आया है, और माता पिता से लेकर आया है तो भाई उसके माता पिता के गुण कुछ अलग होंगे, इसके माता पिता के गुण कुछ अलग होंगे। ठीक है, तो यही हो जाएंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगला, मानव व्यक्तित्व यानी ह्यूमन पर्सनैलिटी किसका परिणाम होता है? ह्यूमन पर्सनैलिटी यानी हमारा जो व्यक्तित्व होता है, ह्यूमन यानी हम सभी ह्यूमन ही तो हैं यार। तो हमारा जो व्यक्तित्व होता है, हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, वो किसका परिणाम होती है, किसका रिजल्ट होती है? केवल आनुवांशिकता का? बिल्कुल नहीं। पालन पोषण व शिक्षा का? बिल्कुल भी नहीं भाई। पालन पोषण तो ठीक है, लेकिन शिक्षा का? ठीक है, ये पालन पोषण और शिक्षा ये सब प्रभाव डालने वाली चीज़ें हैं, इनसे प्रभावित होते हैं, लेकिन इसका परिणाम नहीं हो सकता। मानव व्यक्तित्व यानी हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, केवल पालन पोषण से पूरी तरह से डिसाइड नहीं होती है, केवल शिक्षा से डिसाइड नहीं होती है। भाई कितने ऐसे शिक्षित लोग हैं जो एब्यूजिंग हैं, जिनका व्यवहार अच्छा नहीं है नहीं है, तो ये गलत हो गया। आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, यानी सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब आपको क्या बताना है, आनुवांशिकता और वातावरण को लेकर कौन सा कथन है जो सही है। जरा एक बार पूरे प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और फिर इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या है कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों, पहला ऑप्शन है कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। मिल गया सही उत्तर यार, यही तो है सही उत्तर। सीटेट में आने वाला प्रश्न है, लिख लो, नोट कर लो और इस पे स्टार लगा लो, सीटेट में जरूर आएगा। लगा लो स्टार लगा लो सीटेट के लिए। ठीक है, वैसे तो मैं 4-5 प्रश्न जो कराऊंगा उन सभी पे स्टार लगा लेना, क्योंकि ढूंढ के वही वाले में लेकर आता हूँ जो परीक्षा में पूछे गए या पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्न इसके लिए स्टार लगा लो आप, जरूर पूछा जाएगा। आनुवांशिकता और वातावरण बच्चे के विकास में 50-50% का योगदान रखते हैं। ठीक है, यानी एनवायरनमेंट और हेरिटी बच्चे के डेवलपमेंट में 50-50% का कंट्रीब्यूशन यानी योगदान रखती है। अगला है, बालक का विकास डैश का परिणाम है? किसका? वंशानुक्रम का, वातावरण का। वंशानुक्रम वातावरण की अंतः प्रक्रिया का, बिल्कुल सही है। वंशानुक्रम और वातावरण की अंतः प्रक्रिया का ही परिणाम है बच्चे का विकास। सीटेट का बैच आपके लिए, खास आपके लिए बनाया गया है। इसमें हम आपको 200 घंटे से ज़्यादा की इंडक्शन क्लासेस देंगे, 30 घंटे से ज़्यादा डिस्कशन देंगे, 180 से ज़्यादा डाउनलोडेबल PDF देंगे, और इसकी वैलिडिटी हम लाइफ टाइम दे रहे हैं आपको। खास आपके लिए बैच डिजाइन किया गया है, जिसमें CDP की क्लास मैं ही लूँगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ 27 से 28 नंबर दिलाने की, बशर्ते आप भी योगदान करेंगे उसमें। तो पहले आप बैच ज्वाइन करेंगे, आप जो चीज़ें मैं बताऊंगा उन चीज़ों को पढ़ेंगे। मेरे मतलब वही है कि एक इंस्ट्रक्शन होगा। अगर इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो मेरा वहाँ आपके साथ ना कम्युनिकेशन ठीक फेस टू फेस बना रहेगा। मेरे एक वो होता है ना कि इंस्ट्रक्शन अगर कहीं हमें अच्छा मिलता रहे, हमें थोड़ी गाइड अगर अच्छी मिल जाए, तो हम अच्छा स्कोर कर लेते हैं सीटेट में। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कम से कम 27 से 28 नंबर दिलाने की। वैसे तो 30 में से 30 नंबर भी मैं बोल देता हूँ कभी कभी, पर सभी के नहीं आ पाते हैं ना। अब 2 नंबर भाई, 30 में से 30 भाई टॉपर भी, अब ठीक है टॉपर बन जाएंगे आप। एक चीज़ समझ लीजिए, सीटेट पास कराने की जिम्मेदारी मेरी, इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो सिंगल पेपर के लिए ना ये 2199 रुपये फीस है, दोनों पेपर के लिए 2699 है। वैसे तो आप दोनों बैच ज्वाइन करेंगे तो ही आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा है, क्योंकि अब तो भाई सीटेट DLED वाले BTC वाले भी प्राइमरी और जूनियर दोनों में ही जा सकते हैं, दोनों का ही सीटेट दे सकते हैं। ये PET के लिए बैच है, और आप में से आधे से ज़्यादा कुछ ऐसे साथी होंगे जो PET का या EP लेखपाल, EP की जो वैकेंसीज आती हैं उनमें अप्लाई करते होंगे। तो सभी के लिए PET होना जरूरी है, और PET 2022 का सितंबर में निर्धारित है। पीछे वाला जो PET हुआ था तो आप में से काफ़ी ऐसे हैं जिनका स्कोर अच्छा नहीं था, लेखपाल की कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, तो आपके पास फिर से मौका है PET में अच्छा स्कोर करने का और किसी भी कट ऑफ को क्वालिफाई करने का। ये बैच ज्वाइन करेंगे तो आपको 300 घंटे से ज़्यादा की इंडक्शन क्लासेस मिलेंगी, 20 घंटे से ज़्यादा का डिस्कशन मिलेगा, 200 से ज़्यादा डाउनलोडेबल PDF मिलेंगी। और क्या चाहिए आपको भाई? कोर्स की फ़ीस कितनी है? 2199 रुपये। अभी ज्वाइन कर लीजिए, अभी इनरोल करा लो इसमें। एक बार नोटिफिकेशन आ गया ना तो कोर्स की फ़ीस ऐसे भागेगी ऐसे, तो अभी ज्वाइन कर लो। ये जॉब इंटरव्यू स्किल्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये नया बैच खासतौर पर आप सभी के लिए डिज़ाइन किया गया है। फीस देख लो एक बार इसकी कितनी है, मात्र 299 रुपये।
फीस हमारी किसी भी बैच की बहुत ज़्यादा नहीं होती है। हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है, साथ रहेंगे सक्सेस तक। ठीक है, तो आपको किसी भी तरह की परेशानी ना आए, चाहे वित्तीय हो चाहे कोई भी हो, हमारा साथ आपका बना रहे, आपके साथ बना रहे, इसी उद्देश्य के साथ हम काम करते हैं। और इसीलिए हमारी जितने भी फीस होती है, जितने भी कोर्सेज होते हैं, सभी की एक रीजनेबल इकोनॉमिक फीस होती है। जॉब इंटरव्यू स्किल्स 21 दिनों का कोर्स है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें लेने के लिए सफलता ऐप डाउनलोड कीजिए। सफलता ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे प्ले स्टोर पर रिव्यू कीजिए। कमेंट में ये बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इन सभी वीडियो को आप लाइक और शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उनका भी सीटेट निकले, उन्हें भी फ़ायदा हो। कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए। सफलता के साथ मिलेंगे कल।